नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। विंध्याचल की इन पहाड़ियों के गोद में बसा हुआ ठीक मेरे पीछे ये मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और इस वक्त मैं मिर्जापुर में मौजूद हूं। वही मिर्जापुर जो कि जाना जाता है अपने ब्रास के बर्तनों के लिए और यहाँ की कालीन जो पूरे देश में मशहूर है, लेकिन यहाँ की राजनीति भी उतनी ही दिलचस्प है। लगातार पिछली 2 मरतबा से 2014-2019 से अनुप्रिया पटेल सीट से लोकसभा चुनाव जीतती आई हैं। इस बार उनका मुकाबला है इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिंद से। ये मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मिर्जापुर की जनता इस चुनावी लड़ाई के बारे में क्या कहती है, जरा इसी मंदिर के बाहर जितनी दुकानें बनी हुई है वहां पर आने वाले ग्राहक भी और दुकानदार भी क्या सोचते हैं इस लड़ाई के बारे में, उन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मंगल कुमार वर्मा जी। मंगल जी, ये बताइए कि इस बार का चुनाव कौन जीत रहा है, अनुप्रिया पटेल या रमेश बिंद? इस बार तो बाबू शुरू से ही तो अनुप्रिया पटेल है, लेकिन इस बार की समस्या कुछ दूसरी दिखाई दे रही है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि नए खड़े हुए हैं, देखिए इनकी भी सितारा बढ़िया है, लेकिन सितारा बढ़िया कैसे होगा? सितारा तो चमकाने वाले जनता है, कैसे चमका रहे हैं इनका सितारा? सितारा चमकने वाला जब आएगा सामने तो वही बात होगी, लेकिन जीतेंगे तो वही जो अनुप्रिया पटेल। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ भैया, जरा वोट देते हैं? अभी तो नहीं। अभी नहीं देते हैं? अरे दाढ़ी मूंछ तो निकल आई, अब तो मुझे लगा वोटर आईडी बन गया होगा। हाँ, इस बार वोटिंग होगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है। ये बताइए कौन से नेता में ज्यादा दम है, अनुप्रिया पटेल या रमेश बिंद? देखिए, हमारा तो कहना है काम बोलता है। देखिए, काम देखने को मिला, इसीलिए सपोर्ट तो नहीं का ही रहेगा। किनका काम बोलता है? देखिए, भाजपा सरकार में काम देखने को मिला है यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए, ये जो वोटर हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर, वो भी नरेंद्र मोदी के वोटर, बीजेपी के वोटर कहलाते हैं। हाँ भाई साहब, क्या लग रहा है मिर्जापुर में किसका सिक्का चलने वाला है? बीजेपी का ही चलने वाला है। क्यों बीजेपी का? बीजेपी अच्छा काम करता है। क्या काम करती है? अच्छा, चलिए बताइए। मिर्जापुर में 2 काम जो बहुत जबरदस्त किया। मंदिर बनवाया, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है, रोड बनवा रहा है सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ जी, कर रही है बीजेपी। अब बहुत ही अच्छा काम करेगी और हमेशा बीजेपी ही रहेगी, हमेशा बीजेपी रहेगी। अब आप ये देखिए, अनुप्रिया पटेल के नाम से ज्यादा यहाँ बीजेपी का बोलबाला है। नाम अनुप्रिया पटेल का या बीजेपी का? बीजेपी का। अच्छा, आप ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये देखिए, ये भी एक दुकान है, यहाँ दुकानदार और साथ ही साथ जो ग्राहक है सो भी दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सोहन प्रजापति। तो प्रजापति जी, ये बताइए कि बीजेपी का जादू है, अनुप्रिया पटेल का काम है, या फिर रमेश बिंद इस वक्त कुछ कमाल दिखाएंगे? नहीं, बीजेपी का कमाल है, यहाँ पर सब काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, पहले ये मंदिर का प्रांगण, मंदिर तक पहुँचने वाला ये रास्ता कैसा हुआ करता था, जरा बताइए। करी गली थी, अब चौड़ा हो गया, बढ़िया बन गया है। किसके राज में हुआ था? ये सब योगी के राज में हुआ है, योगी मोदी में। योगी मोदी का कमाल है। जरा थोड़ा सा और आगे। अच्छा, क्या, रुको, क्या बोलना चाह रहे हो? हाथों में झाड़ू लेके मुझे लग रहा है यहाँ पे सफाई कर्मचारी हो। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। सूरज, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ, इतना खूबसूरत मंदिर बना है। इसके पहले हमने नोटबंदी के पहले मंदिर सोचा नहीं था बनेगा मंदिर। मोदी जी के राज में, योगी के राज में मंदिर अच्छा बना। फिर लॉकडाउन में मंदिर सब खाने पीने मर रहे थे, तो इधर सोच रहे थे इधर राम मंदिर बन रहा था। राम मंदिर बन के इधर जब पूजा हो गया था तभी मंदिर स्टार्ट हुआ बनने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर देखिए, दुकान चलाने वाले से लेकर सफाई कर्मचारी तक वो मोदी कह रहा है, तो कुछ तो काम होगा तभी ये कह रहा है। जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा तेज कदमों से। हाँ भैया, वोट देते हैं? क्या नाम है? यादव साहब, ये बताइए कि इस बार रमेश बिंद जो है वो भी चुनावी मैदान में है, अनुप्रिया पटेल को टक्कर दे पाएंगे? अभी तो देखा जाएगा। अरे देखिएगा तो आप लोग ना, हम तो भाई आ गए दिल्ली से। अब आप बताइएगा यहाँ पे माहौल क्या है? माहौल तो फिलहाल बीजेपी का ही चल रहा है अभी तक। अच्छा, बीजेपी का क्यों चल रहा है? समाजवादी पार्टी का क्यों नहीं? इंडिया अलायंस का क्यों नहीं? अब सब बीजेपी में ही है तो क्या बोलेंगे मैडम? अरे आप इतना दुखी होके बता रहे, जैसे लग रहा है मन नहीं है, लेकिन सोच जीतेंगे। जरा थोड़ा सा एक कदम और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। जरा आइए अमित भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? हम तो उमाशंकर वैश्य।
उमा शंकर जी, ये बताइए कि इस बार माहौल क्या दिख रहा है मिर्जापुर में? मैं यहाँ दर्शन करने का आया हूँ। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वहाँ पर भी तो अभी मतदान होने बाकी है। जरा ये बताइए महाराष्ट्र की बीजेपी जो अच्छा काम करेगा वही आएगी। अच्छा, क्यों बीजेपी, क्या अच्छा काम हुआ? चलिए 3 काम गिनाइए। बहुत अच्छा, सनातन धर्म के अच्छे अच्छे जगह को अच्छा काम कर रहा है। सनातन धर्म से बहुत सारे काम जुड़े हैं। जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं। मसलन राम मंदिर हो गया, विंध्याचल देख लीजिए आप कैसे हो गया। पहले बहुत घना बस्ती था, जहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था। अभी सारे सुविधा अच्छे हो रहे हैं। जगह मतलब कॉरिडोर अच्छे बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हैं अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये क्या इस बार जो वोट है वो इस तरीके से धर्म के नाम पर भी बट गया है क्या, कि एक तरफ हिंदू हो गया है, एक तरफ मुसलमान हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर हिंदू है मुसलमान है वो देंगे वोट उन्हीं को। किसको देंगे? मोदी जी को। हिंदू भी देंगे, मुसलमान भी देंगे मोदी जी को वोट, ऐसा क्यों भाई? ऐसा कैसे होगा? नहीं देना चाहिए तो भाई, अच्छे काम करते हैं मोदी जी। क्या काम हुआ? हाँ, बात धर्म की नहीं, नाम बताइए। बालमुकुंद तिवारी। हाँ, तिवारी जी बताइए क्या बात है? बात धर्म की नहीं है, बात विकास की है। विकास को देखते हुए सब लोग देंगे वोट। तो विकास को देखते हुए वोट पड़ेगा। विकास क्या विकास के? चलिए 3 काम गिनाइए। विकास के जैसे हर जगह सड़कें अच्छी बनी हुई है, रोड अच्छी बनी हुई है, मकान पक्के मकान दिए उन्होंने सबको। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उन लोगों को मकान दिए गए हैं। और व्यवस्थाएं जो जैसे ये क्या बोलते हैं, चावल है, दाल है ना, जो अन्न की व्यवस्था है। ये समझिए कि देखिए, जो गरीब वर्ग को राशन दिया जा रहा है, जो उन्हें गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, उसका असर लोगों में दिखाई देता है। जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, जरा देखें जरा। हैं? अरे चलिए, कुछ लोग तो मीडिया देख के ऐसे घबरा जाते हैं कि न जाने हम क्या पूछने वाले हैं, लेकिन हम पूछ सिर्फ इतनी सी बात रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू मिर्जापुर में चलता है, या फिर अगर हम बात करें ये जो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स हो रही है। अमित शाह देखिए आज पश्चिम बंगाल में मौजूद थे, हुबली में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा को संबोधन करने के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर वार किया। ममता बनर्जी के ऊपर वार करते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो घुसपैठियों से डरती हैं, क्योंकि यही तो उनके वोट बैंक हैं। जरा आप देखिए किस तरीके से आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुबली से ममता बनर्जी की राजनीति को लेकर वार किया। जरा सुनिए उसे। ममता दीदी मुल्ला मौलवियों को साथ में रहकर यहां सद्भावना यात्रा निकाल रही थी। राहुल बाबा भी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, खड़गे भी नहीं गए, अभिषेक बैनर्जी भी नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं श्रीरामपुर वालों, आपको मालूम है ये लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है ना, मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? कौन है? अरे मां, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं।
आपने सुना देश के गृह मंत्री अमित शाह का, और उनका वक्तव्य सीधा सीधा इस बात को लेकर था, ये जो वोट बैंक का गणित है और खास तौर पर ये पश्चिम बंगाल में है, वो उन लोगों का वोट बैंक है। एक तरफ उन्होंने मुल्ला यानी मुसलमानों की बात की, उन्होंने उनकी बात की जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश से निकल कर आकर बंगाल में बस गए हैं। एक तरीके से उन्हें संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की, हम है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और जब हिंदू मुसलमान वाली बातचीत होती है तो जरा कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये एक बात बताइए, पहले तो ये बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मोहनलाल गुप्ता है। तो सुरेंद्र जी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त तो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, वो सीधा सीधा हिंदू मुसलमान वाली बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वोट हिंदू मुसलमान पर पड़ेगा या विकास पर पड़ेगा? वोट जो पड़ेगा वो पूरा टोटल विकास पे पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो भी योजनाएं आती है कोई हिंदू और मुसलमान देख के नहीं किया जाता, वो सबको योजनाओं का। अच्छा, जब इतना विकास हो गया तो फिर हिंदू मुसलमान वाली बात क्यों हो रही है? ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं उसमें, और अमित शाह जी और मोदी जी ना थोड़ी ये सब बोलते हैं कि हम इनको नहीं देंगे ये योजना, उनको नहीं देंगे। वो तो सार्वजनिक योजनाएं आती है ना मैडम। अच्छा, सार्वजनिक योजनाएं आती हैं, तो भ्रमित करने का काम कौन कर रहा है? ये तो विपक्ष कर रहा है मैडम, गलत है। जो काम नहीं करता वो कर रहा है। अच्छा, विपक्ष क्या कर रहा है? बेटा, विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि हम तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे मैडम, कितना क्यों सा संविधान खराब जा रहा है? बढ़िया तो है सब जगह, क्या प्रॉब्लम है? पहले क्या था? पहले कुछ भी नहीं था। आज चारों तरफ जाओ तो लोगों का विकास दिख रहा है। क्या कितनी सारी क्या क्या पहले नाम बताइए। राम शरण यादव। तो यादव, अच्छा इधर आइए यादव भाई साहब, तो इधर आइए। यादव वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, पार्टी के ही है हम लोग। हाँ, तो वोट उधर ही जाएगा। उधर ही जाएगा ना, इसके लिए बताइए। तो कह रहे विकास हो रहा है इसलिए वोट बीजेपी को। हाँ बताइए। जितना सपा ने काम किया, सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने फीता काटने काम किए हैं। ये लोग अब मुलायम सिंह भी करके गए, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तो इसके आगे किसी का सरकार चलने वाला नहीं है। सबको जनता को मालूम है, क्योंकि मैडम मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके आगे कोई सरकार नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो सरकार 24 से बन किसकी रही है? चलिए ये बताइए। 24 से चल रहे हैं, बीजेपी के चल रहे हैं। अरे रुको, आपस में क्या बोलना चाह रहे हैं? की आगे सरकार कोई नहीं चलेगी, तो काम कौन का सरकार कौन काम कर रहा है ये बताइए। सरकार कौन काम कर रहा है? अच्छा, कौन काम किया ये बताइए। सपा नहीं काम किया है, कुछ काम ही नहीं किया अखिलेश यादव। ये तो आप बताइएगा ना। आप बताइए। काम कर रही है कमल निशान काम कर रही है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट बात सुन लीजिए। अच्छा, ये देखिए इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बन गए ना। क्या बोलना चाहते हैं बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है कि अरे 2 मिनट। अरे भाई सुन तो लेने दीजिए। नीरज त्रिपाठी जीत के प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी जीत गए। अच्छा ठीक है, बताइए क्या। 2 मिनट मेरा बात सुन लीजिए कि बीजेपी यूपी में आज तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं करा पा रही है, और दूसरी चीज आप लोग जहां डेवलपमेंट हुआ है वहां पे कवर करने आ गए हैं, और जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पे आप लोग कुछ कवर ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये मुद्दे की बात हुई। अरे सुनिए, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख नहीं पाए, इस युवा ने रख दिया। अब ये बताइए कि देखिए, लोगों का कहना ये भी है कि अभी भी नौकरी कम है, अभी भी विकास और होने की जरूरत है। तो ये तो देखिए, ये जनता की बात है। थोड़ा सा आगे हम और बढ़े, कुछ लग रहा है बहस यहाँ पे गर्मा गर्म हो गई है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी मैडम, मेरा नाम गौरेंद्र शुक्ला है। बताएं। शुक्ला जी, आप कहाँ से आए हैं इस वक्त? चित्रकूट से मैडम आए हैं। आप चित्रकूट से आए हैं। आप बताइए, राम जी की है धरती है चित्रकूट। ये बताइए, माहौल क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? चुनावी माहौल? हाँ जी, चुनावी माहौल मैडम मिला जुला है, कोई स्पष्ट नहीं कह सकता कि किसकी सरकार बन रही है। वैसे तो धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में देखें तो मोदी जी का जो योगदान है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन और मिला जुला रूप विकास को देखें, महंगाई को देखें, भ्रष्टाचार को देखें तो मिला जुला रूप समझ में आता है। बड़े आप बैलेंस्ड मतलब आपके स्टेटमेंट साउंड करें। तो मुझे सर ये बताइए, 80 सीट की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी उसके सहयोगी दलों के साथ कितनी सीट ले जाएगी 80 में से? मैडम, जैसा तो अभी परिलक्षित हो रहा है चुनाव, तो इससे तो लगता है कि 60-65 सीट बीजेपी की है। 60-65 बीजेपी की, और बाकी इंडिया लाइंस? जी। और बीएसपी ही मैडम 5-7 सीट जीतेगी इस बार। बीएसपी भी जीतेगी, इंडिया लाइंस भी जीतेगी, बीएसपी भी जीतेगी, लेकिन 60-65 सीट भाई साहब जो है दे रहे हैं बीजेपी को। आप बताइए, आपका चुनावी आकलन क्या कहता है? मैडम जी, क्या नाम है? सीएम राय, मैं भदोही से रहने वाला हूँ। अच्छा राय साहब, बताइए क्या रहने वाला है इस बार चुनाव? इस बार तो जो उत्तर प्रदेश का आकलन है, 80 से 80 सीट निकलेगी बीजेपी का।
80 में से 80 दे दिया। देखिए मेरा आकलन है। ये देखिए ये हाँ रहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो ये जो है अब देखिए बात हो रही है चुनाव की, और इस चुनाव में कैसे हिंदू मुसलमान ये जाति इन तमाम कार्ड्स को खेला जा रहा है, सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से खेल रहे हैं। मसलन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है और उससे पहले एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई और अगर वो सत्ता में आ गई तो औरंगजेब की तरह जजिया कर लगा देगी। आप सुनिए जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। यही खड़गे जी है ना जिन्होंने भगवान राम और भगवान शिव को ही लड़ाने का प्रयास किया था। यानी जब जातीय लड़ाई ये लोग नहीं करा पाए और जातीय संघर्ष के आधार पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने में विफल रहे, तो इन लोगों ने भगवान राम और भगवान शिव के बीच में ही लड़ाई करवाने का प्रयास किया था। यह भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है। यह देश के देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। जो यूपीए सरकार ने पहले ही रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी गठित करके ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, यह शरारत फिर से करेंगे और आम जनता को भी उनकी खुशहाली देखने की बजाय ये लोग संपत्ति का सर्वे करा करके आम जनता को भी तबाह करके विरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस संकल्प के साथ जनता जनार्दन कमर कस करके मोदी जी के साथ में। आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आप देखिए 2024 में जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो खूब जबरदस्त उछल रहे हैं, उनमें से वो सैम पिट्रोडा का बयान भी है जिसमें वो ये कह रहे थे कि विरासत में मिली हुई संपत्ति पर भी टैक्स लगना चाहिए, और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जिसे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं, फिर चाहे वो इंडिया टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में हो या फिर आज आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने कहा कि जजिया कर लगा देंगे, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ये संविधान संगत नहीं है। लेकिन बातें तो कुछ इसी तरीके की होती है। थोड़ा सा और चर्चा करते हुए हम लोग जरा चुनावी चर्चा कर रहे हैं, मिर्जापुर की गलियों में घूम रहे हैं। सर आपका क्या नाम? कोई बात नहीं, आप महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन सर एक बात बताइए, जो चर्चा चल रही है कि आरक्षण दिया जाएगा धर्म के आधार पर, ये बात ठीक है या नहीं है? धर्म के आधार पर आरक्षण देना ही चाहिए। अच्छा, वही कह रहे हैं कि सबका जो है संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा और उसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि किससे कितनी संपत्ति वसूली जाए, कितना टैक्स लगाया जाए। तो संपत्ति के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कितना वसूला जाएगा। जिसके पास आदमी होगा उसको ले लेने का उससे पैसा। अच्छा, जिसके पास ज्यादा है उससे ले लेने का। तो ये बताइए, इंडिया अलायंस यानी सही बात कह रही है ना? सही है, यानी बीजेपी सरकार जाने वाली है। बीजेपी सरकार अभी उसको इलेक्शन होने के बाद में खुद ही मालूम पड़ जाएगा अपने आप। हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। ये मुंबई से आए हैं भाई साहब, आप भी महाराष्ट्र से आए क्या? आप यूपी से हैं, तो जरा मुझे ये बताइए कि ये जो टैक्स लगाने की बात हो रही है या फिर मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं या मोदी जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये मुस्लिमों के लिए आरक्षण लेकर आ जाएगी, ये बात समझ में आती है? हमारे समझ में तो कुछ भी नहीं आता, हमारा दिमाग की जो है अच्छा, ये बता दीजिए, चुनावों की भी तो टेंशन है आधी से ज्यादा पार्टियों को, तो ये बता दीजिए जीत कौन रहा है? जीत तो बीजेपी रही। जीत बीजेपी रही है, कौन जीत रहा है? बीजेपी जीती, लेकिन यह है कि ये जो चिल्ला थी ये सब गलत कर थी। 17 जन मिलके एक कहरावा थी, अच्छा नहीं करते हैं। इनके कारनामा अगर अच्छे होते तो पहले न हारते। हाँ बस इतने हमको कहा कि बाकी कुछ नहीं कहा। अब देखिए, ये कारनामे की बात हो रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून की तारीख ही बता देगी।